डायबिटीज एक बहुत ही चिंताजनक बीमारी बनती जा रही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो भारत को डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनका हब माना जा रहा है, और ये ऐसी बीमारी है जो आयु वर्ग के एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम को प्रभावित कर रही है। क्या बच्चे, क्या वृद्ध, क्या जवान, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पर हमने आपको और जानकारी देने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया है प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश शर्मा साहब को, जो SGPGI के एंडोक्राइनोलॉजी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं, और साथ में इनका बच्चों में जो और किशोरों में जो मधुमेह है या एंडोक्राइन सिस्टम की जो समस्याएं हैं, हार्मोनल समस्या है, इनका बड़ा अनुभव है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी हमने विश्व डायबिटीज डे मनाया, मधुमेह दिवस मनाया, तो बच्चों और किशोरों में जो डायबिटीज है ये कितनी कॉमन हो चुकी है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा, डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार में हम विभाजित करते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज और एक टाइप 2 डायबिटीज। दोनों तरह के डायबिटीज बड़ों में भी हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं, मगर बच्चों में मुख्यतः टाइप 1 डायबिटीज होता है और बड़ों में मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज होता है। मगर ऐसा कोई पक्का वाटरप्रूफ सेगमेंट नहीं है कि बड़ों में डायबिटीज टाइप 1 नहीं हो सकता है या बच्चों में टाइप 2 नहीं हो सकता है, मगर मुख्यतः ऐसा होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट खाली इंसुलिन है, उसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट से टाइप 1 डायबिटीज़ में सुधार नहीं आता है, क्योंकि उन बच्चों में इंसुलिन बनने की क्षमता जो है वो लगभग चली जाती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ इससे काफ़ी अलग है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनाने की क्षमता पे असर पड़ता है, मगर उससे ज़्यादा इंसुलिन के काम करने की क्षमता पे ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा। तो अगर हम अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे, अपना वजन कम कर सकते हैं, अगर वजन ज़्यादा है आपका, खान पान को सुधारेंगे तो बहुत हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा कई बारी उससे कंट्रोल नहीं आता तो मुंह से खाने वाली दवाइयां हैं, जो गोलियां हैं, उससे ज्यादातर बार इसका कंट्रोल, इसको नियंत्रण कर सकते हैं। मगर टाइप 1 डायबिटीज में ऐसा नहीं है। तो आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि उसका डायबिटीज वापस ठीक हो गया, उसका डायबिटीज में दवाई बंद हो गई। वो सब बातें मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज के लिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मधुमेह की हम बात करते हैं, मधुमेह हो गया, शुगर हो गया, शुगर बढ़ गया, अब वाकई ये किस तरह, अगर इसकी साइंस हम आपसे जानना चाहें तो कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है और क्या बढ़ जाता है शुगर में, या ग्लूकोज कैसे बढ़ता है? जी, तो हमारे शरीर में पेंक्रियाज या अग्न्याशय करके एक ऑर्गन होता है और उसके दो मुख्य काम होते हैं। पेंक्रियाज में दो पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं एक्सोक्रीन पेंक्रियाज, एक बोलते हैं एंडोक्रीन पेंक्रियाज। जो एक्सोक्रीन पेंक्रियाज होता है वो मुख्यतः हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काम करता है, खाने का डाइजेशन मुख्यतः उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा होता है एंडोक्रीन पेंक्रियाज या अंतःस्रावी पेंक्रियाज। अंतःस्रावी पेंक्रियाज होता है जो हार्मोन्स बनाता है। उन हार्मोन्स में से, कई सारे हार्मोन्स में सबसे मुख्य हार्मोन हम बोलते हैं इंसुलिन होता है। इंसुलिन का काम होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हम सभी का शुगर बढ़ता है इनिशियली। मगर जैसे ही वो शुगर हमारे पेंक्रियाज की सेल्स के पास जाता है, वो इंसुलिन की मात्रा तेजी से बढ़ाते हैं और शुगर को नियंत्रित कर लिया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे सभी के शरीर में। अगर इस प्रक्रिया में या तो इंसुलिन बनने की क्षमता पे कुछ प्रभाव आ जाए कि बने ही ना या कम बने ही ना, हाँ, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में होता है कि लगभग इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो आपका शुगर बढ़ता जाएगा। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनने की क्षमता पे प्रभाव आता है, मगर उससे ज्यादा इंसुलिन के काम करने की क्षमता पे भी प्रभाव आता है। तो इंसुलिन बन तो रहा है काफी, मगर काम नहीं कर रहा है, नहीं है वो, तो शुगर आपका बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से डायबिटीज होता है। हम इसके बारे में इतना चिंतित क्यों रहते हैं? शुगर बढ़ा तो क्या हुआ? तो क्या होगा, शुगर जब हमारे ब्लड में एक लिमिट से ऊपर जाता है, उस लिमिट को हम लगभग 200 मिलीग्राम पर डीएल, आप किसी भी रिपोर्ट में देखते हैं 180, 200, 300, तो उस 200 से ऊपर जाता है तो एक तो क्या होगा कि वो किडनी के रास्ते बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि किडनी को हमारी बॉडी ने काम दिया हुआ है कि कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में एक्सेस क्वांटिटी में है, चाहे वो टॉक्सिन हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो या कोई दवाई हो, उसको छान के बाहर करना है। तो किडनी उसको छान के बाहर करेगी तो आपका यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। और आपका जो ग्लूकोज बॉडी के में सेल्स को एनर्जी देने के लिए चाहिए था वो शरीर से बाहर जाने लगेगा। तो एक सबसे पहले लक्षण आएगा कि आपको बहुत पेशाब हो रहा है और साथ में बहुत पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कमी होने लगेगी। और जो ग्लूकोज आपको शरीर में जाना चाहिए था वो लॉस हो रहा है, तो आपका वेट लॉस होने लगेगा और हमें ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि हमारे कोशिकाओं के पास तो ग्लूकोज नहीं जा रहा है, वो बाहर चला जा रहा है।
तो इस तरह से ये होते हैं सिम्टम्स। अगर लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है तो वो जो ग्लूकोज है हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स में जाके ऐसे कुछ पदार्थ बनाता है जो कि किडनी पे और हमारी रेटिना पे, रेटिना मतलब आंख का पर्दा है उस पे, और हमारी नर्व्स जिसमें हम नसें बोलते हैं उस पे प्रभाव डालता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। तो हमें बाद में किडनी फेल होने का या आंख में अंधापन होने का या नर्व्स को नुकसान होने का खतरा होता है, जो कि डायबिटीज के मुख्य दुष्प्रभाव हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि डायबिटीज अगर उसको खान पान की अगर बीमारी कहें, लाइफ स्टाइल डिजीज कहें, तो लीवर से भी कहीं ना कहीं संबंधित है। फैटी लीवर की भी समस्या आजकल बहुत कॉमन देखी जा रही है, तो इसके बारे में आपकी विशेषज्ञ सलाह क्या है? जी, तो उसका सीधा सीधा संबंध ऐसा है, लीवर से डायबिटीज का संबंध कम है मगर मोटापे से दोनों का संबंध है। अच्छा। तो मोटापा इनके बीच का लिंक है। अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो वो आपको फैटी लिवर भी कराएगा और वो आपको डायबिटीज भी कराएगा। बाद में जाके डायबिटीज से फैटी लिवर और बढ़ सकता है, मगर मुख्य उनका कनेक्शन मोटापा है। अगर आप मोटापे को नियंत्रित करेंगे तो आपका फैटी लिवर भी ठीक हो सकता है पूरी तरह से और आपका डायबिटीज भी नियंत्रण में आ सकता है। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन और जड़ है वो मोटापा है। मान लीजिए कि अभी हमने इंसुलिन की बात की, इंसुलिन कम बन रहा है, नहीं बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है तो पर वो उतना प्रभावी नहीं है, पर क्या जो शरीर में और भी हार्मोन्स है, मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में हार्मोन निकलते होंगे, तो क्या उनके भी डिसबैलेंस से, शरीर के किसी भी अंग में अगर वो निकल रहा है तो उनके डिसबैलेंस या उनकी गड़बड़ी से भी क्या डायबिटीज इंड्यूस हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। हमारे शरीर में और कुछ हार्मोनल परेशानियां होती हैं जो डायबिटीज को जन्म दे सकती है। हालांकि वो कॉमन कारण नहीं है, मगर हम जैसे हॉस्पिटल में बड़े सेंटर में बैठते हैं तो हम हर दिन ऐसे मरीज देखते हैं जिनको टिसोल का हार्मोन अगर बढ़ जाता है, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें डायबिटीज होता है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ जाता है किसी का, उसको एक्रोमेगेली बोलते हैं, उसमें भी डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पैरागैंग्लियोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा जैसी बीमारियां होती हैं कि जो कि हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन बढ़ जाते हैं जो कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। तो उस इमरजेंसी रेस्पॉन्स का पार्ट ग्लूकोज बढ़ाना भी होता है, तो उनमें भी डायबिटीज हो सकती है, मगर ये कम कॉमन कारण है डायबिटीज होने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अब हम लाइफ स्टाइल पर बात करेंगे। सभी को क्या आदर्श लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए कि जिससे ये जो मधुमेह की समस्या है ये ना हो? इसमें मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि आपको कोई चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना और आपका काम हो गया है। हमारे मम्मी पापा जो बचपन में लाइफस्टाइल जीते थे वही लाइफस्टाइल आपको जीना है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको सिंपल खाना खाना है जो कि सीधा खेतों से आता है या मंडी से आता है, और उसके बाद में आपको घर में काम करना है। तो ये एक सिंपल मोटा समझाने के लिए, मगर अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको हर दिन ऑफिस जाना ही है, आपको शहर में जाना ही है, ट्रैवल करना ही है, तो वो दिनचर्या आपको फॉलो करना मुश्किल है। WHO क्या बोलता है कि हर इंसान को दिन में 45 से 60 मिनट का मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी का व्यायाम करना चाहिए। मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी हम बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी व्यायाम कर रहे हैं, अगर आप व्यायाम करते करते आप पूरे सेंटेंस पे बात नहीं कर पा रहे हैं, सांस फूलने लगे, इतना लेवल का है, तो इसका मतलब आपका मॉडरेट विगरसिटी का आपका जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। ऐसी एक्सरसाइज को आप 45 से 60 मिनट जितना कोशिश करेंगे, हफ्ते के 7 दिन या जितना पॉसिबल हो 5 या 6 दिन करेंगे, तो वो आपका वजन नियंत्रण करने में बहुत मदद करेगी और आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो कि फाइनली हमारे जो मृत्यु दर है उसको बढ़ाता है किसी भी कारण से, जो मुख्य कारण होता है उसको कम करने में मदद करता है। डॉक्टर साहब, खान पान के बारे में, जो आजकल प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, इसके बारे में? हाँ, खान पान के बारे में फिर वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे माता पिता बचपन में खाते थे, वो खाना बहुत अच्छा होता था कि आपको मोटा अनाज और ग्रॉस जो सब्जियां हैं, फल हैं, जितना नेचुरल फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं वो उतना अच्छा रहेगा। हाँ, उतना ही अच्छा रहेगा। अभी भी हमको वही करना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड है, जितना मार्केट में प्रोसेसिंग हो गया है उसका, अगर आपने देखा बर्गर है, चाउमीन है जो कि मैदा से बनता है या बहुत सारे सॉस से बनता है या फिर रिफाइंड शुगर से बनता है, वो हमको अवॉइड करना है और घर में बना साधारण दाल चावल रोटी सब्जी खाना है, तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं, इनके ऊपर सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है कि लेबलिंग हो, कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना। और अब बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो आप खाइए पहले उसको पढ़ लीजिए। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो बच्चों को देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि आजकल हम
पैकेट फूड बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम ना चाहते हुए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, कई बार हम के बारे में अवेयर नहीं होते कि इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए गवर्नमेंट ने और बहुत सारे हमारे एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, उन्होंने बोला है कि आप हर फूड के बारे में लोगों को बताइए, फिर उनकी मर्जी है जैसे वो खाना चाहते हैं। तो उसमें इसलिए जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नॉर्मल हमारे हेल्थी शरीर के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो मुख्य पोषक अवयव होते हैं, वो ऐसा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग 50 से 60% हमें खाना चाहिए पूरे दिन के खाने में, करीब 20% प्रोटीन उसमें होना चाहिए और करीब 30% उसमें फैट होना चाहिए। तो इसी मात्रा के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। अगर आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आपको देखेंगे तो उसमें लगभग 100% शुगर है, बिल्कुल ठीक है। उसमें आप देखेंगे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, इसके अलावा ना प्रोटीन है, ना फैट है, ना कोई उसमें विटामिन है, तो वो खाना अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। इसी तरह आप देखेंगे कि कोई भी नमकीन है, नमकीन में आप देखेंगे लगभग 40% फैट होता है और उसमें भी मुख्यतः फैट जो होता है सैचुरेटेड फैट होता है, पाम ऑयल होता है, तो वो बहुत खराब प्रकार का फैट होता है और उसकी मात्रा भी ज्यादा होती है। तो इस तरह आप एक मोटा मोटा आइडिया रखेंगे कि 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी कोशिश करेंगे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या शुगर कम हो, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो और 20 से 30% करीब फैट और 20% करीब प्रोटीन हमें लेना चाहिए। हम कहते तो हैं कि एक महामारी, एक विभीषिका की तरह ये बढ़ रहा है डायबिटीज। बच्चों में आप क्या पाते हैं कि किस तरह का ये प्रेवलेंस कितना हुआ है, क्या कुछ वर्षों में बढ़ा है और क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस आप बच्चों में देख रहे हैं? जी, तो पहले आप बोल रहे हैं महामारी के रूप में बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। इसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एपिडेमिक हम बोल रहे हैं, मोटापा और डायबिटीज को, क्योंकि भारत डायबिटीज कैपिटल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि चाइना नंबर 1 और हम नंबर 2 और हो सकता है कि हम जल्दी उनको क्रॉस कर दें। भारत में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था अभी 2 साल पहले, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया था, लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का, जिसमें लगभग सारे स्टेट से लोगों का स्क्रीनिंग हुई थी। उसमें अर्बन, रूरल सब जगह से लोगों को लिया गया था। उसमें पाया गया कि लगभग 11% लोगों को डायबिटीज है। तो 11% लोगों को डायबिटीज है हमारे कंट्री में, तो इसका मतलब है कि हम 140 करोड़ लोगों के साथ रहते हैं, तो करीब करीब 14 से 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और एक अनुमान के अनुसार उससे डबल लोगों को डायबिटीज है जो कि पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अच्छा, हाँ, तो लगभग इसको हम बोलते हैं कि वो प्री डायबिटीज स्टेट में हो सकते हैं या फिर वो उनका कभी टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट नहीं। तो क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम विश्व में जो डायबिटीज का नंबर है उसमें बहुत बड़ा योगदान हम देते हैं, इसलिए हम इसको महामारी के रूप में बोल रहे हैं। दूसरा, बच्चों में डायबिटीज के बारे में अभी भी डायबिटीज का जो परसेंटेज है वो बच्चों में बहुत ज्यादा नहीं है, मगर वो बढ़ रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर आप कोई भी चीज के लिए 1% भी योगदान देते हैं तो वो 1.4 करोड़ हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है वो विश्व में हर चीज में ज्यादा रहता है। भारत में एक अनुमान के अनुसार, हमारा एक सर्वे हुआ था, उसके अनुमान के अनुसार लगभग 3 लाख के अराउंड बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जो रोज 4 से 5 बार इंसुलिन लेते हैं और शुगर चेक करते हैं, तभी वो अच्छे से रह सकते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में भारत में कोई नेशनल सर्वे अभी तक हुआ नहीं है, मगर मोटापे का सर्वे हो रखा है। तो भारत में लगभग 20%, एक ICMR की स्टडी हुई थी उसके बारे में मैं कोट कर रहा हूँ, लगभग 18 से 20% लोगों को ओवरवेट या ओबेसिटी है बच्चों में भी। और वो उसका लिंक अर्ली डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों से हम जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या जो बच्चे आते हैं वो भी जो सिम्टम्स आपने बताया कि जैसे यूरिन ज्यादा हो रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, खाना ज्यादा, तो लक्षण क्या दोनों में सेम होते हैं? जी बिल्कुल, लक्षण दोनों में सेम होते हैं। उल्टा हम बात कर सकते हैं कि बच्चों के जो लक्षण हैं वो बड़ों से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज स्पेशली उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव प्रेजेंटेशन होता है। मतलब टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो 4 साल से, आपको पता ही ना हो, क्योंकि लक्षण आने में बहुत समय लगता है। टाइप 1 डायबिटीज में लक्षण आने में कम समय लगता है और लक्षण ज्यादा आते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज आपको 2 महीने में डायग्नोसिस नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि 50 किलो का बच्चा 40 किलो का हो गया, इतना तेजी से वजन उसमें कम होता है। तो लक्षण वैसे ही होते हैं, उल्टा हम बोलते हैं ज्यादा तेजी से उसमें एग्रेसिवली लक्षण आते हैं। तो ये लक्षणों को अगर आप याद रखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कभी ना कभी कि इसको डायबिटीज किसी को तो नहीं है, आपको जिनको देखते हैं उनको। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो आप क्या टेस्ट सजेस्ट करते हैं? क्योंकि बहुत लोगों को आज भी जानकारी है, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीजें होती है, मीडिया में सुनते हैं, पर कहीं ना कहीं कि वो टेस्ट ही नहीं कराते और बाद में जो बीमारी है वो बड़ी एडवांस स्थिति में पहुंच जाती है। तो बच्चों या किशोरों के लिए, बच्चों और किशोरों के लिए रूटीन टेस्टिंग की अभी हमारे देश में कोई रेगुलेशन नहीं है, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि जो लक्षण हमने अभी बताए वो लक्षण पेरेंट्स के पास, टीचर्स के पास, जहाँ पे बहुत मात्रा में बच्चे जो देखते हैं
या प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, जहाँ सारे हेल्थ सेंटर्स हैं, सारी नर्सेज हैं, जो हमारे सारे पीएचसी पे आशा बहनें हैं, तो उन सबको लक्षण पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग फर्स्ट कांटेक्ट होते हैं सारी फैमिलीज के साथ में। तो उनको ये लक्षण पता रहेंगे तो वो जल्दी से पकड़ पाएंगे कि इसका शुगर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम तो हर दिन वो देखते हैं। तो अवेयरनेस सारे पेरेंट्स के पास और सारे टच पॉइंट्स जो हैं स्कूल्स में और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, वहाँ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये मात्रा है जो शुगर की, जिसको कहते हैं कि फास्टिंग है और पोस्ट जो नाश्ते के बाद है और जो एक रैंडम होती है, वो क्या सबके लिए सेम ही है, एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए? जी, उसका डायग्नोसिस का कट ऑफ सबका सेम ही है। वो WHO ने एक बार बनाया था कट ऑफ, और वही कट ऑफ हम भारत में और ज्यादातर दुनिया के देश उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसका कट ऑफ ऐसा होता है कि आपका खाली पेट शुगर नॉर्मल 70 से 100 के बीच में रहता है, वो नॉर्मल बोलते हैं। खाने के बाद 140 तक नॉर्मल बोलते हैं, जो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका शुगर खाली पेट 100 से 125 के बीच में है तो हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज हुआ नहीं है मगर आप बहुत रिस्क पे हैं। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क है, आप अपने दिनचर्या अच्छा करेंगे तो आप वापस से बिना डायबिटीज की स्थिति में जा सकते हैं। ऐसे ही खाने के बाद वाला शुगर 140 से 200 के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। अगेन अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो आपका वापस से नॉर्मल शुगर हो सकता है। 125 से ऊपर मतलब 126 या उससे अधिक खाली पेट और 200 या उससे अधिक खाने के बाद का शुगर अगर होता है तो हम बोलते हैं डायबिटीज आपको हो गया। साथ में एक HbA1c एक जांच होती है जो 3 महीने का एवरेज शुगर चेक करती है, उसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। अगर उसकी मात्रा 5.6 तक है तो हम बोलते हैं नॉर्मल है, 5.6 से अधिक हो और 6.5 तक हो तो बोलते हैं वो प्री डायबिटीज रेंज में है, और 6.5% या उससे अधिक हो मतलब आपको डायबिटीज हो गया है। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो आपको डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल बताएंगे कि ये करने से हमको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति चल रही है। डॉक्टर साहब, डायग्नोस्टिक की टेक्निक्स और इसकी डिवाइसेस भी बहुत अब कॉमन हो चुकी हैं, जैसे बीपी की मशीन आती है, कोरोना में O2 नापने की मशीन बहुत कॉमन थी, और इसी तरह से ये शुगर की भी मशीन बहुत कॉमन हो गई जो लगभग अब हर घर पे मिल जाती है, खासकर जिनके यहाँ डायबिटीज है। तो ये कितनी सटीक होती है? हाँ, तो अगर आपको डायबिटीज ऑलरेडी पता है तो ये आपका ग्लूकोमीटर जिसको हम बोलते हैं, आप जो मशीन बात कर रहे हैं घर पे होती है, ग्लूकोमीटर से आप अपना शुगर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये लैब जितना सटीक नहीं होता, लगभग हम बोलते हैं 10 से 15% का वेरिएशन लैब से हो सकता है। अच्छा। मतलब अगर आपका शुगर 90 है तो वो 105 दिखा सकता है। अच्छा। उसमें तो डायग्नोसिस बनाने के लिए ये मशीन हम काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि 90 और 105 का डिफरेंस पूरा डायग्नोसिस बनाने में चेंज हो जाएगा। मगर आपको ऑलरेडी पता है डायबिटीज है, आप किसी थेरेपी पे हैं, तो आप उसका जो मेजरमेंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? श्रोताओं के लिए संदेश है कि हम भारतीय हैं और हम हमारी संस्कृति से जुड़ी जो जीवन शैली है उससे हमको जुड़ना चाहिए, और अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से हम जो सिंपल दिनचर्या है उसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग जो अपने ऑफिस के टाइम से या अपने काम की वजह से ऐसे जीवन शैली को नहीं अपना सकते, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो व्यायाम है। तो 45 मिनट प्रतिदिन अपने शरीर को दीजिए, ताकि आपका शरीर आपको बाद में साथ देगा। बिल्कुल सही बात है, और शरीर सभी चीजों का साधन है, उसी से सारे जो उद्यम है आप कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है। डॉक्टर लोकेश शर्मा साहब, आप व्यस्ततम समय में से हमारे श्रोताओं के लिए भी समय निकाल कर आकाशवाणी के स्टूडियो है और बड़ी लंबी बात की, लगभग सभी पहलुओं को आपने छुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।